तो जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायो 11th का लेक्चर फर्स्ट चैप्टर सेकंड का। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर सेकंड आ गया बायो 11th का। इसमें पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल्स क्या है, उनकी बनावट क्या है, उनके प्रोसेसेस क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। और जब बायो का जिक्र साथ उसके अटैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ के साथ रिलेटेड हो, ठीक है। ऐसे केमिकल कंपोनेंट या प्रोसेसेस जो लाइफ के साथ रिलेटेड हो, वो हम किस चीज़ में पढ़ेंगे जी? बायोकेमिस्ट्री में। क्लियर हो गया जी कंसेप्ट? अच्छा, आप इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेसेस। क्या जी? कि स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस। अब कंपोनेंट की बात आती है, जब भी किसी चीज़ की कंपोनेंट की बात आती है तो हम देखते हैं कि एक चीज़ कितने हिस्सों में बटी हुई है। क्या जी? कि किसी चीज़ के कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कि फर्ज करो एक पेन है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। इसका जी कैप है, इसकी बॉडी है, इसकी निब है, ये इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस किस तरह काम करता है कि इंक कैसे मूव करती है लिखने के लिए, ये इसको बोलते हैं प्रोसेस। अब हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म किस तरह हो रहा है, खाना हम किस तरह इनटेक करते हैं, क्या एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, क्या कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह ब्रेक डाउन होता है और उससे किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं। अब इन केमिकल प्रोसेस के अंदर कंपोनेंट क्या है, ठीक है, इनके कंपोनेंट क्या है। ये जो केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं, क्या इनमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्या चीज़ है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। बायोकेमिस्ट्री क्या हुआ? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी? कुछ होते हैं जी ऑर्गेनिक, ठीक है। क्या होते हैं जी? ऑर्गेनिक। और कुछ हैं इनऑर्गेनिक। कंपोनेंट दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब जो ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की इक्वल अमाउंट मौजूद हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ये क्या है जी? ऑर्गेनिक। ठीक हो गया जी। ऑर्गेनिक की एग्जांपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है एंड लिपिड्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की इक्वल अमाउंट मौजूद हो, उनको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ऑर्गेनिक है। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है एंड लिपिड्स है। उसके बाद आ जाते हैं जी इनऑर्गेनिक। अच्छा, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली जो हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और जो इनऑर्गेनिक हैं वो क्या है? मोस्टली वाटर सॉल्युबल है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की कौन कौन सी एग्जांपल हैं? वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड है, बेस है एंड साल्ट है। ये हमारे क्या हो गए जी? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स। ठीक हो गया जी। बायोकेमिस्ट्री क्या था? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेसेस। अब केमिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं जी? ऑर्गेनिक है एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की एग्जांपल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। और इनऑर्गेनिक की क्या एग्जांपल है जी? वाटर, एसिड, बेस, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया जी। अब इसी में है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। क्या होता है जी? ऑल द केमिकल रिएक्शन और प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। क्या जी? कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जानदार हैं उनके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ये हमारा क्या है? मेटाबॉलिज्म है। अब किसी भी इंसान का अगर मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतरीन चल रहा है तो हम कहते हैं ही इज अ हेल्दी पर्सन, ठीक है। क्या
कि हेल्दी पर्सन किस तरह है कि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं हमारे स्टमक के अंदर जा रही है, वो प्रॉपरली आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आगे मूव कर रही है, उसकी डाइजेशन हो रही है, उसकी डाइजेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन से जो है हमें एनर्जी मिल रही है, तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक प्रॉपर काम कर रहा है, तो ही इज अ हेल्दी पर्सन। अब जो रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिक और दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है जी, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने इनको याद रखना है। एनाबॉलिक क्या होता है और कैटाबॉलिक क्या होता है। एनाबॉलिक ऐसे रिएक्शन जब स्मॉल कंपोनेंट्स क्या करते हैं, मिल के एक कंपाउंड बना रहे होते हैं या सब्सटेंस बना रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक मतलब क्रिएटिव, कुछ बनाना। ठीक हो गया जी। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस, छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलके एक बड़ा सब्सटेंस या मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब छोटे छोटे इकट्ठे होते हैं, उनको आपस में मिलते हैं, तो तब उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल या कंपोनेंट या सब्सटेंस बनाते हैं, और वो बनाने के लिए उनको क्या होती है, एनर्जी दरकार होती है। ये याद रखिएगा एमसीक्यूज को। एनाबॉलिक में एनर्जी क्या होती है, जरूरत होती है। आगे आ जाते हैं जी कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या, कैटाबॉलिक होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है। जैसे लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होकर छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड होता है, तब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक हो गया जी, इसको याद रखना है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है जी, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन दैट प्रोसेस एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब रिएक्शन कितने तरह के हैं जी, दो तरह के, एनाबॉलिक एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स मिलकर बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। और जो कैटाबॉलिक है वो बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर शिफ्ट होता है। जैसे ही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर शिफ्ट होता है, एनर्जी क्या होती है, एग्जिट होती है, निकलती है, जो बॉडी को यूज होती है। अच्छा जी, आगे आ गया जी। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पानी की क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इंपॉर्टेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिक एलिमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या है जी, बेसिक एलिमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, अब क्या चीज ऐसी है जो इसको बेसिक एलिमेंट बनाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक तो ये है कि ये टेट्रावैलेंट है। क्या है जी, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 बॉन्डिंग, 4 किस्म के बॉन्डिंग्स इसके अंदर कार्बन के अंदर मौजूद होती है। जब 4 तरह की बॉन्डिंग मौजूद होती है तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स से मिलके जो है कोई ना कोई नया सब्सटेंस बना सकता है। अब ये देखें जी, एक कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ मिल रही है, 1 बॉन्ड, 2, 3, 4। ठीक है, इसकी क्या हो गई जी, वैलेंसी कितनी है, टेट्रा वैलेंस है। वैलेंसी आगे आगे पढ़ाऊंगा कि एक एटम के इर्द गिर्द जो उसके राउंड सर्कल्स जो होते हैं, जो उसका शेल होता है, उसके इर्द गिर्द वो 4 लेयर्स के अंदर होते हैं, जिसमें 4 बॉन्डिंग्स बन सकती हैं। ये आपको समझाने के लिए बनाई हुई है, बुक के अंदर ये बनी हुई है, आपने इनको पढ़ लेना है। ठीक है जी। अब इसकी क्या अहमियत है कि ये बेसिक एलिमेंट बनता है, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्डिंग एट द सेम टाइम जो है ये बना लेता है। अच्छा, एक रेडिकल क्या होता है, एक कार्बन जो है क्या कर रहा है, 4 रेडिकल के साथ, रेडिकल 1, रेडिकल 2, रेडिकल 3 एंड रेडिकल 4, ये 4 रेडिकल के साथ मिलके एक क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और वो क्या होता है, टेट्रावैलेंट। कोवैलेंट भी हो सकता है, ठीक है, दूसरा भी हो सकता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड रेडिकल। अब ये रेडिकल किस तरह बनते हैं, बहुत सारे एटम आपस में मिलते हैं तो एक रेडिकल बनता है। रेडिकल की डेफिनेशन याद रखिएगा, क्या है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेडिकल। एमसीक्यूज भी और डेफिनेशन भी। अच्छा,
कार्बन जब मिलती है ऑक्सीजन के साथ किस बॉन्डिंग के जरिए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है? मैंने आपको पहले बताया कि बॉन्डिंग पेप्टाइड बॉन्डिंग भी होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग भी होती है। कार्बन जब मिलती है ऑक्सीजन के साथ कौन सी बॉन्डिंग के जरिए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग के जरिए मिलती है। तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखें बेसिक एलिमेंट्स है तो डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस ये बनाएगा। ठीक है जी। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलती है कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये एमसीक्यूज भूलने नहीं है आपने जी। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलती है कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और हमें क्या मिलता है? अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। ठीक हो गया जी। क्या मिलते हैं? व्हाट वी गेट व्हेन कार्बन attached with nitrogen with peptide bonding we get amino acid and protein, while carbon bonding with oxygen through glycosidic bond we get carbohydrates। अच्छा, इसमें आपने पढ़ना है कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है जी। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लार्जर हों उनको हम बोलते हैं मैक्रो, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हों उनको बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल कौन सी है जी? याद रखनी है आपने। प्रोटीन, सेलुलोज, फैट। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट। अब ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये जल्दी ब्रेक होते हैं एज कंपेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो होते हैं, छोटे होते हैं, वो जल्दी ब्रेक होके एनर्जी ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड कर देते हैं एज कंपेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उनकी ब्रेक डाउन में टाइम लगता है। जिस तरह ये ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है, ये इनको बोलते हैं एब्रप्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी कोई पेशेंट होता है तो उसको पानी की कमी या शुगर की कमी होती है तो हम ग्लूकोज की उसको बोतल लगवाते हैं। जब ग्लूकोज की बोतल लगवाते हैं तो उसकी एनर्जी लेवल जो है फौरन पूरी हो जाती है। वो क्यों लगवाते हैं? क्योंकि ग्लूकोज एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, और जब माइक्रो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो क्या, अभी मैंने आपको बताया क्या है वो जी, कि वो एब्रप्ट सोर्स है। वो जल्दी ब्रेक डाउन होके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, उसके साथ एक और टॉपिक भी होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।